आज ऐसे ही हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ BAPS संस्था से ज्ञान वत्सल स्वामी जी है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे बात करूंगा तो बी मैकेनिकल इंजीनियर वल्लभ विद्यानगर से प्राप्त किया हुआ है और 1992 से BAPS संस्था जो है बोचासर वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था जो 60 से ज्यादा कंट्री में 162 से अधिक मानवीय गतिविधि के साथ भारत से एक सामाजिक संगठन है, वहां से वो सेवा दे रहे। स्वामी जी आपसे इन्हें विभिन्न जातीय समूहों के 30 कंट्रीज में 25,000 से ज्यादा परिवार से अधिक से ज्यादा बातचीत की हुई है। दुनिया भर में 15,000 से ज्यादा स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीच दी हुई है और मैं दीवाना हूं आपकी यूट्यूब जितने भी आपके वीडियोस है मैं सुनता हूं। और स्वामी जी ने अगर मैं बात करूं तो टॉपिक्स IQ, EQ, SQ टॉपिक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन डेली लाइफ, एटीट्यूड द मास्टर की, वैसे कई सारे उनके फेवरेट सब्जेक्ट रह चुके हैं। एथिक्स इन प्रोफेशन। दोस्तों, IIM, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, AMA अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, MDRT जो हमारा क्वालिफिकेशन है $1 मिलियन राउंड टेबल, जो मुंबई और कोलकाता में अधिवेशन में भी एज ए कीनोट स्पीकर करके स्वामी जी रह चुके हैं, और VCCI, IT एसोसिएशन फॉर हैदराबाद, ऐसे अनगिनत संस्थाओं में लायंस एंड वो सब क्लब में सभी जगह स्वामी जी के वक्तव्य 15,000 से ज्यादा हुए हैं। और दोस्तों, स्वामी जी और आपके बीच में न रहते हुए मैं एक बताना चाहूंगा, लास्ट वीडियो मुझे बहुत ही दिल को छू गया, वो है GST। स्वामी जी बोलते हैं कि GST कंपलसरी हम सभी को पे करना होता है। इवन जहां पे आउट ऑफ कंट्री करीबन 30 से ज्यादा अलग अलग कंट्री में स्वामी जी ने अपना वक्तव्य दिया हुआ है, वहां पे भी वो बोलते हैं कि आपको ये देश में भी आपको GST पे करना चाहिए, गुड एंड सर्विस टैक्सेस। अगर ये किया तो गॉड सेव टेंशन, यानी कि भगवान आपके टेंशन सेव कर लेंगे। सो बहुत ही ऐसे अच्छे सारे यूट्यूब में आज मैं सोच सकता हूँ युवा वर्ग के लिए एक इंस्पिरेशन ऐसे नन अदर देन आई वे से हम स्वागत करेंगे भगवान स्वामीनारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी इंश्योरेंस मित्रों को आज IOE के 16th इंटरनेशनल कन्वेंशन में आप सभी को हमारे प्रणाम, जय स्वामीनारायण और गुड मॉर्निंग। जो IOE के जन्मदाता हैं दीपक भाई जोशी हमारे अच्छे मित्र हैं और उनका एक ये बुलावा था कि आप ये कन्वेंशन में आए, तो आज एक मित्र भाव से और आप सभी के साथ कुछ विचार शेयर करने के लिए आज का ये सेशन बना है। And the topic shared with me today is the art of spiritual leadership. हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हम सभी छोटे मोटे लीडर्स हैं, छोटे मोटे कार्य करते हैं, हमारे पास छोटी मोटी टीम है और टीम के साथ काम करते हुए, टीम के साथ रहते हुए हम टीम के पास से काम लेते हैं। इसी बीच हमें एक फिक्स्ड सेट ऑफ थिंकिंग, एक फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज, एक फिक्स्ड सेट ऑफ प्रैक्टिकल्स, एक फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सप्रेशंस से जीवन जीना है, ताकि हम सिर्फ बॉस न बने रहे लेकिन लीडर बने, सिर्फ लीडर न बने रहे, एक इंस्पिरेशनल लीडर बने, सिर्फ इंस्पिरेशनल लीडर न बनी रहे, हम लीजेंड बने। तो हमें सिर्फ बॉस नहीं बनना है, सिर्फ लीडर नहीं बनना है, सिर्फ इंस्पिरेशनल लीडर नहीं बनना है, हमें एक लीजेंड बनना है। उसके लिए जैसे मैंने कहा, थोड़े ऐसे विचार, थोड़े ऐसे अभिगम,
थोड़े ऐसे वर्तणुक हमें जीवन में निश्चित तौर पे दृढ़ करना है। तो कमिंग टू द टॉपिक, द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप, मतलब आध्यात्मिक नेतृत्व की कला क्या है। देखो, 90 की साल तक ऐसा माना जाता था कि जिसके पास बुद्धि बल हो वो व्यक्ति बाकी और से अधिक है। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति के पास अभ्यास किया डिग्रीज ज्यादा है, मतलब एकेडमिक डिग्रीज ज्यादा है, और वो टैलेंटेड हैं, जिसके पास रिसोर्सेस हैं, मतलब संसाधन काफी अच्छे हैं, वे कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, वे आगे निकल सकते हैं, दे कैन लीड। लेकिन 90 के साल के बाद कुछ ऐसी घटनाएं समाज में बनी, मतलब आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि कई लोग ऐसे दिखाई पड़े कि जिनके पास संसाधन कम थे, पढ़ाई लिखाई कम थी, फिर भी काफी सफल अपने क्षेत्र में वे रहे। तो एक विचार मैनेजमेंट गुरुज को आया कि व्हाई विद समटाइम्स बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज पीपल succeed less or sometimes even fail, and on the other hand we can see that sometimes with less or no resources sometimes people succeed and sometimes they succeed quite well. तो इसके पीछे कारण क्या है। तो बहुत संसाधन के बाद एक इतनी बात महसूस हुई कि आपके इंटेलिजेंस के साथ आप इमोशनल लीडर भी बनना, मतलब आपके साथी, आपके कलीग्स, इनकी भावनाएं भी समझने का प्रयत्न करना, सिर्फ उनकी एक्शंस देख के उस पर विचार करके निर्णय मत लेना, मतलब गो डीप। लेकिन 2000 की साल के बाद, आफ्टर द टर्न ऑफ द मिलेनियम, अगेन देयर वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, और वो है कि लोगों ने ये देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस तो अद्भुत है ही, लेकिन साथ साथ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात आई, और बोलते हैं कि जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है दे बिकम लीडर्स, और जिसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है दे बिकम लीजेंड्स, दे बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर जनरेशंस टू कम एंड डाउन द एजेस। सो इस प्रकार की बातें चली, संसाधन कहीं हुए, और स्पिरिचुअल लीडरशिप एक बहुत अच्छा पुस्तक आपसे आज शेयर करना चाहूंगा। आप जरूर सब प्रोफेशनल्स हो, इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हो, तो आपकी जो लीडरशिप है वो इंश्योर्ड रहे। सो आप सभी के इंश्योरेंस निकालते हो, मैं आज आपका इंश्योरेंस निकालता हूं, और हम तो मुफ्त में निकालते हैं। तो आपका इंश्योरेंस ये निकालता हूं कि आप ये पुस्तक पढ़ के जरा अच्छी तरह से उसकी नोट्स बना के उस पर गौर रखते हुए आप काम करते रहना, तो यू विल बिकम अ स्पिरिचुअल लीडर, यू विल बी एबल टू लीड योर टीम बेटर, you will be able to produce better results in your work sphere. वो पुस्तक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, मतलब आध्यात्मिक बुद्धि है वो श्रेष्ठ बुद्धि है। ऑथर्स इनके हैं इयान मार्शल, और उनके साथ को ऑथर है दाना जोहर। ये दोनों ने मिलकर ये पुस्तक बहुत अच्छा लिखा है, अद्भुत है। मैं इस पुस्तक के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ 5 वाक्य में इस पुस्तक में जो इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल लीडरशिप, तो उसमें 8 बातें बताई हैं। I will again not go into the details of all those 8, but just list out that for you. just आपके लिए मैं लिस्ट आउट करता हूं। वहां बताया कि जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उनमें ये लक्षण, ये सद्गुण पाए जाते हैं। पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अनुकूलता करना, अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव देना, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी बात है सेल्फ अवेयरनेस, मैं कहां हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूंगा ये करूंगा तो उसकी इंपैक्ट क्या आएगी। ये सभी कुछ जो बातें हैं वो सेल्फ अवेयरनेस में आती है। सेल्फ अवेयर पर्सन कभी पब्लिक या प्राइवेट में किसी प्रकार की गलती नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको कभी आगे
शर्मिंदा होना पड़े। तीसरी बात ये लेखक लिखते हैं कि एन एबिलिटी टू फेस एंड यूज सफरिंग, मतलब जीवन में कोई दुख आए, हताशा निराशा की बात आए, तो वो हताश निराश तो नहीं होता है, लेकिन वो उस दुख का सामना अच्छी तरह से कर सकता है और उस दुख का उपयोग भी अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को बढ़ाने के लिए कर सकता है। ये तीसरी बात हुई। चौथी बात ये लेखक लिखते हैं, एन इंस्पिरेशन टू बी इंस्पायर्ड बाय विजन, मतलब कुछ देखते हैं, कोई घटना सुनते हैं, अपने आसपास में कुछ बातचीत सुनते हैं, उसमें से उसको अपने विकास की बात मन में आ जाती है। कुछ कॉन्वर्सेशन सुनते हुए बस में, ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, बाजार में कहीं गए, कुछ देखा, कुछ सुना, उससे उसको आइडियाज जनरेट होते हैं। सिर्फ घटना एक प्रेक्षक बन के नहीं देखते, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो घटना में से आइडियाज क्रिएट करते हैं। एक बहुत अच्छी बात ये लिखी है, एन एबिलिटी टू बी इंस्पायर्ड बाय विजन। पुस्तक का नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस बाय इयान मार्शल एंड दाना जोहा। तो ये चौथी बात है। पांचवी बात है, an ability to see connection between diverse things, मतलब डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई दो चीजें पड़ी हैं, मतलब कोई दो बातें, कोई आइडियाज है, उनके बीच भी वे कनेक्शन देख सकते हैं। कई बार हम बात करते कि नहीं यार ये नहीं हो सकता है, यार ये मेरे रूटीन में नहीं आता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। तो जो आप इम्पॉसिबल समझते हो, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट होते हैं वो उसको हमेशा पॉसिबल समझते हैं। ये स्पिरिचुअल लीडरशिप की एक बहुत बड़ी विशेषता है। छठी बात हुई, कैन एबिलिटी टू कॉज एज लिटिल हार्म एज पॉसिबल, मतलब मेरे से कम नुकसान हो, कोई व्यक्ति का अपमान ना हो, किसी का दिल मेरे से दुखी ना हो, कोई मेरे से ऐसी बात ना बन जाए, ऐसी बात में ना बोलूं, ऐसी कोई क्रिया ना करूं जिससे मुझे या मेरे परिवार को, मेरे आसपास के लोगों को, मेरे पड़ोस को, समाज को, देश को, मानवता को, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई कोई किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न पहुंचे। इस प्रकार की हमेशा वे समझदारी रखते हैं, अलर्टनेस रखते हैं। सेवेंथ बात लिखते हैं, सातवीं बात लिखते हैं स्पिरिचुअल लीडरशिप में, एन एबिलिटी टू आस्क एंड प्रॉब फंडामेंटल क्वेश्चंस, मतलब स्पिरिचुअल लीडर में एक एबिलिटी होती है कि कोई भी बात उसके सामने आती है, कोई भी विचार आता है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी स्कीम आती है, तो उसके बारे में बहुत डीप जाके संशोधन करके, प्रॉज एंड कॉन्स सोच के फिर निर्णय पे आते हैं। और कभी कुछ बात शायद समझ में नहीं आई तो बहुत प्रेम से फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, उसमें उसका ईगो या एटीट्यूड बीच में नहीं आता है। लेकिन आस्क एंड प्रॉब फंडामेंटल क्वेश्चंस, लेकिन कोई भी बात का चित्र जब तक मन में स्पष्ट न हो तब तक वे आगे कार्य नहीं करते हैं। ये सातवीं आदत है। और आठवीं आदत है, एन एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब एक मान्यता, एक ढांचा कि यही रास्ते पे मेरे आगे वाले सब गए हैं, मैं भी उसी कार्य क्षेत्र में हूं तो मुझे भी यही रास्ता पे जाना। नहीं, एक नया रास्ता वो बना सकता है। एन एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द कन्वेंशन, मतलब एक मान्यता, एक ढांचा के विरुद्ध जाके भी वे खूब प्रेम से काम कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये 8 आदतें स्पिरिचुअल लीडर में मिलती हैं। फिर से एक बार लिस्ट कर देता हूं। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड इज सेल्फ अवेयरनेस, थर्ड इज एन एबिलिटी टू फेस एंड यूज सफरिंग, फोर्थ an ability to be inspired by vision, fifth an ability to see connection between diverse things, sixth an ability to cause as little harm as possible, seventh an ability to ask fundamental questions, ask and probe fundamental questions, and eighth an ability to work against the conventions. ये 8 आदतें आप
हम अगर प्रयत्न करें, अंतर्दृष्टि रखें और अपने आप को थोड़ा शांत मेडिटेशन और प्रेयर से करें, भगवान के साथ जुड़ने से करें, तो ये स्पिरिचुअल लीडरशिप की 8 बातें हमारे जीवन में धीरे-धीरे लेकिन दृढ़ हो सकती है। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज को आप सुन लो, देख लो, उनकी पुस्तकें पढ़ लो। उन सभी ने स्पिरिचुअल लीडरशिप पे आजकल मतलब पिछले 5-10 सालों में बहुत भार रखा है कि अपार्ट फ्रॉम योर इंटेलिजेंस एंड अपार्ट फ्रॉम योर इमोशनल इंटेलिजेंस, योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस काउंट्स मोर। तो ये द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसमें ये 8 बातें हैं। उसको अगर एकदम प्रैक्टिकल में समझा जाए तो मैं शॉर्ट में आपको यह समझाना चाहूंगा कि द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप में प्रथम यह बात है कि जो स्पिरिचुअल लीडर होता है ना, उसके लिए पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। जो स्पिरिचुअल लीडर होता है उसके लिए क्या होता है? नॉट मी फर्स्ट, नॉट आई फर्स्ट, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। ये फंडामेंटल प्रैक्टिकल बात मैंने आपको बताई। पहले जो 8 बातें बताई थी वो थियोरेटिकल हैं, वो प्रैक्टिकल में परिवर्तित कर सकते हैं प्रयत्न से। लेकिन आज से अगर प्रैक्टिकल करना है तो ये लाइन पे आप जा सकते हो। A spiritual leader thinks first my people, first my organization, and then me. उसका आय बहुत छोटा होता है। हमारे गुरु हरि थे प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये संस्था विश्वव्यापी बनाई। मैं जिस संस्था से आता हूं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, वो दुनिया की प्रथम 10 में से एक संस्था है। हमारे यहाँ हमारी संस्था को यूनाइटेड नेशंस में एक NGO के रूप में एक परमानेंट स्टेटस, एक स्थायी स्थान है। आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा गांधीनगर में या दिल्ली में। उसी संस्था से मैं आता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 45 साल में 1400 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स बनाए। मतलब 1400 से ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार केंद्र, संस्कार धाम, मंदिर, अक्षरधाम बनाए। एक स्टैटिस्टिकल, आप सब तो नंबर्स वाले हो, इंश्योरेंस वाले को नंबर्स वाले बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले बोलते हैं, क्योंकि आप रात दिन नंबर्स के साथ जुड़े हुए हो। तो आप स्टैटिस्टिक्स में उसको ब्रेक डाउन करो, इट्स माइंड बॉगलिंग, इट्स बियॉन्ड द कैन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। 45 सालों में 1400 सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़े किए। मतलब हर 15 दिन एक, हर दूसरे हफ्ते एक, मतलब हर 15 दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक जमीन खरीदी। स्टैटिस्टिक्स सुनना है, माइंड बॉगलिंग है। 45 साल तक हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक जमीन खरीदी। उस जमीन को लीगल प्रोसेस करके लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में से क्लियर की। वहां क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी हॉल, जो भी करना है वो तय हुआ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में। प्लान आर्किटेक्ट ने बनाने शुरू कर दिए। इस बाजू उसके फंड रेजिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, इस बाजू उसके टेंडर्स डिश आउट हो गए। मतलब वो प्लान जो बनाया वो गवर्नमेंट बॉडीज में क्लियर होने के बाद फिर वहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जो भी हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी, वो हुआ। कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। 3-5 मंजिले की जो बिल्डिंग है वो तय हुई, मतलब पूरी हुई कंस्ट्रक्शन। 2-5 व्यक्ति जो संस्था की ओर से समर्पित चाहिए स्वयंसेवक के रूप में, वो नक्की हो गए। उसके बाद जो 25-50 का पेड अनपेड स्टाफ चाहिए वो नक्की हो गया। ओपनिंग सेरेमनी हुई और वो संस्था समाज की सेवा में प्रमुख स्वामी महाराज ने रख दी। हर 15वें दिन ये कार्यक्रम प्रमुख स्वामी महाराज ने 45 साल तक किया। 1400 इंस्टीट्यूट खड़े किए। इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लिखा है प्रमुख स्वामी महाराज के लिए कि प्रमुख स्वामी महाराज इज द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th सेंचुरी। उनके जीवन में ये स्पिरिचुअल लीडरशिप थी। इसलिए तो हम 1100 संत उनके नेतृत्व, आध्यात्मिक नेतृत्व से प्रभावित होते हुए उनके पास दीक्षा लेके उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा कर रहे हैं। हम उनका जन्म शताब्दी महोत्सव ये 2 साल का कार्यक्रम मना रहे हैं।
कि प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये स्पिरिचुअल लीडरशिप में सबसे बड़ी बात ये थी, जो मैंने शुरुआत की, कि spiritual leaders, they consider my people and my organization first and me second. उनके जीवन में I बहुत छोटा होता है, अहम नहीं होता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने, एक बार किसी ने पत्र लिखा कि स्वामी जी, ये पत्र के उत्तर में आप जरा अंग्रेजी में लिखना कि आई ब्लेस यू। आपको शायद जान के ताजुब होगा कि आज तो हम ईमेल रखते हैं, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 7.5 लाख पत्र पढ़े हैं और उसके उत्तर दिए हैं, एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग मोर देन 70 लेटर्स अ डे विदाउट अ संडे फॉर 45 इयर्स। दुनिया के 18,000 गांव शहर में, दुनिया के 60 देशों में वे व्यक्तिगत गए हैं, दुनिया के 3.5 लाख घर में व्यक्तिगत पधरावनी की है, और ही हैज पर्सनली मेट 4 मिलियन पीपल। आप इंश्योरेंस वाला का, आप सब इंश्योरेंस वाले हो, तो आपका मुख्य काम तो लोगों को मिलना है ना। तो कभी लोगों को मिलते मिलते अगर थक जाओ तो प्रमुख स्वामी को याद करना, he has personally met and talked sometimes for 15 seconds, sometimes for even half an hour with 4 million people, 40 lakh people in his lifetime, और सभी का कल्चरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंश्योरेंस निकाला। तो इतना कार्य स्पिरिचुअल लीडरशिप के सद्गुण न हो तो नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी संस्था नहीं चल सकती है। आप सभी तो कॉर्पोरेट वाले हो, दीपक भाई, एम आई राइट? आप सभी तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करते हो। यस सर। तो वहां तो आपको पे एंड स्माइल रिलेशनशिप है, मतलब आपकी तनख्वाह आपके एम्प्लॉय को अच्छी लगती है इसलिए आपके लिए काम करता है, उसका काम आपको अच्छा लगता है इसलिए आप उनको तनख्वाह देते हो, सिंपल। तो दैट इज कॉल्ड पे एंड स्माइल रिलेशनशिप। यू आर पेइंग हिम इन मनी एंड ही इज पेइंग यू इन वर्क। यहां हम जो एनजीओ में काम करते हैं वहां पे एंड स्माइल रिलेशनशिप नहीं है, वहां सर्व एंड स्माइल रिलेशनशिप है। सर्व एंड स्माइल, सेवा करना और चेहरे पे आनंद रखना। तो वहां स्पिरिचुअल लीडरशिप की जरूरत रहती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस पत्र के उत्तर में, वे 5 कक्षा तक पढ़े थे, तो अंग्रेजी के अक्षर लिख सकते थे, लेकिन अगर शब्द कोई लिखना हो तो मदद की जरूरत रहती थी। तो किसी संत की मदद से उन्होंने लिखा आई ब्लेस यू। उसमें सभी अल्फाबेट्स कैपिटल किए, आई छोटा किया, मतलब आई वो टॉप पे जो डॉट होता है वो सेकेंड अल्फाबेट का किया। तो मेरे आपके जैसे कोई व्यक्ति बाजू में बैठे होंगे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये अंग्रेजी में ये व्याकरण का नियम होता है कि पूर्ण विराम के बाद जो प्रथम अक्षर आता है वो हमेशा कैपिटल करता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा वो मुझे पता है, लेकिन हमेशा जीवन में आई छोटा रखना अगर बड़ा काम करना हो तो। दिस इज स्पिरिचुअल लीडरशिप। Not me, not I, but my people and my organization first. Like Deepak bhai, for you, not Deepak first, IOE first, IOE people first, training insurance people first. Then the journey goes to the top, to national heights, to international heights. People first. लोगों में है ये स्पिरिचुअल लीडरशिप, जाने अनजाने भी महान नेताओं में होती है। 2012 में आईपीएल की एक मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई में थी। एमआई की ओर से सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के बैट्समैन है ड्वेन स्मिथ, वे ओपनिंग करने आए। बड़ी अच्छी मैच जम रही थी क्योंकि सीएसके ने भी अच्छा स्कोर किया था। आई थिंक दे स्कोर्ड बिटवीन 160 and 170 एंड दैट इज अ वेरी गुड स्कोर, रिस्पेक्टेबल स्कोर इन एन आईपीएल, अ विनिंग स्कोर। और इस बार जो सचिन और ड्वेन स्मिथ थे वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे। ड्वेन स्मिथ सो फार इन द आईपीएल एडिशन 2012 में मतलब अच्छा खेल रहे थे। पिछली 4-5 मैच में उन्होंने अच्छे रन्स किए थे, 5 मैच में होके 200-250 रन किए थे, मतलब अच्छे फॉर्म में थे। अब घटना ये बनी कि स्ट्राइकर्स एंड पे सचिन थे, एक बॉल फेस किया और उसको पुश किया ऑफ साइड में, गली और कवर के बीच। ड्वेन स्मिथ ने सोचा कि देयर इज अ रन, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे से ड्वेन स्मिथ दौड़े। सचिन देख रहे थे कि बॉल बराबर है, फील्डर के सामने सीधा नहीं जा रहा, लेकिन फील्डर के रीच में तो है, वो दौड़ के पकड़ के फेंक सकता है, और गली और कवर के बीच पकड़ ले मतलब दोनों विकेट उसके इक्वल डिस्टेंस में आ जाती है।
तो सचिन ने ये जजमेंट लिया कि यहां रन नहीं है, सर इज नॉट अ रन हियर। और ड्वेन स्मिथ को मतलब ये जजमेंट आया कि यहां एक रन है, तो वे तो दौड़ बैठे, और दौड़ते दौड़ते एकदम सचिन के पास स्ट्राइकर्स क्रीज तक आ गए, और सचिन अभी क्रीज में खड़े थे। और फील्डर ने देखा, तो फील्डर कहां थ्रो करेगा, नॉन स्ट्राइकर रन पे ही करेगा, एक विकेट मिल सकती है। वो थ्रो करे। अब देखो नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ है क्रिकेट में कि दोनों खिलाड़ी एक क्रीज में इकट्ठे हो जाते, ऐसे चंद प्रसंग बने। सचिन इमीडिएटली स्टेप्ड आउट ऑफ हिज क्रीज। उनको पता था कि मैं दौड़ के वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि बॉल फील्डर के हाथ में आ गया था। तब भी तो अभी सचिन अपनी स्ट्राइकर्स क्रीज में खड़े थे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉलर एकदम विकेट के सर पे खड़ा हो गया था, मतलब वो बॉलर वो आउट करने के लिए, रन आउट करने के लिए। सचिन सिर्फ स्टेप्ड आउट ऑफ द क्रीज, देववन स्मिथ को अंदर ले लिया और सचिन रन आउट हो गए। सचिन सेक्रीफाइस्ड हिज विकेट। सचिन सीनियर थे, ज्यादा पॉपुलर थे। ड्वेन स्मिथ की दृष्टि से अगर आप देखें, तुलनात्मक अभ्यास करें, तो ड्वेन स्मिथ और सचिन तेंदुलकर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सचिन की अचीवमेंट्स, उनकी फीट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रिकॉर्ड की दृष्टि से देखें तो 5 ड्वेन स्मिथ इकट्ठे करें तो भी सचिन नहीं बन सकता है। सचिन स्टेप्ड आउट ऑफ द क्रीज, सैक्रिफाइस्ड हिज विकेट, वापस पेविलियन में आए। ड्वेन स्मिथ ने तो उसी वक्त उनको सॉरी कहा, सीनियर पार्टनर थे इसलिए सॉरी कहा। पेविलियन में आए और टीममेट्स ने पूछा कि आप क्रीज से बाहर क्यों चल गए, नॉर्मली बैट्समैन ऐसा करते नहीं। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ड्वेन स्मिथ अभी अच्छे फॉर्म में है, मेरा फॉर्म थोड़ा वीक चल रहा है, अभी हमारे टीम को मेरे से ज्यादा ड्वेन स्मिथ की जरूरत है, इसलिए आई मस्ट वॉक आउट। क्या लीडरशिप है, क्या समझदारी है। ये सोच से व्यक्ति लीजेंड बन सकता है। देखो ये प्रसंग सुन सुन के आपके मन में भी, आपके भीतर में भी सचिन के लिए आदर पैदा हो गया होगा। यस और नो? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू से यस। उन्होंने ये कहा, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि मेरा फॉर्म अभी थोड़ा वीक चल रहा है। इतने बड़े बैट्समैन सचिन के कैलिबर के व्यक्ति को ये मानना, स्वीकारना कि मेरा फॉर्म अभी थोड़ा वीक चल रहा है, वो कितनी हम्बलनेस है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अ ग्रेट मैन। और मेरे से ज्यादा अभी ड्वेन स्मिथ की जरूरत टीम को है। ड्वेन स्मिथ क्रीज पे खड़ा रहेगा तो उसका फॉर्म अभी अच्छा चल रहा है। ही कैन प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल देन मी टू मेक द टीम विन द मैच। सी, टीम फर्स्ट, क्रिकेट फर्स्ट, पीपल फर्स्ट, मी सेकंड, दैट इज स्पिरिचुअल लीडरशिप। आप ये दृष्टि से काम करें तो आपके हाथ के नीचे तो 2, 5, 7, 10 व्यक्ति काम करते हैं, उन सभी को स्पिरिट आ जाएगी, उन सभी को एक मोटिवेशन आ जाएगी, इंस्पिरेशन आ जाएगा, उन सभी की शक्तियां खिल उठेगी, लेटेंट एनर्जी से कम आउट। दिल्ली में जो अक्षरधाम आप देख रहे हो, 110 एकड़ जमीन पे यमुना के किनारे भारतीय संस्कृति का एक आदर्श स्थान है। 2005 में उद्घाटित हुआ, आज तक हमारी एवरेज आई 17,000 लोगों की पर डे, सिंस लास्ट 15.5 years। ये पूरे कैंपस के लेआउट में हमारे श्रीजी स्वरूप स्वामी हैं, उन्होंने पूरा ये लेआउट किया है। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, he is just 3 to 4th standard pass. Way back, years back in Africa, then he took Diksha at a very young age, and today he is one of, rather the principal designer of all our projects. काम करते करते सीख गए, यहाँ के कुछ इस क्षेत्र में रस रुचि डेवलप हुई तो सीख लिया काम। पूरे अक्षरधाम के डिजाइन उन्होंने की। उस डिजाइन जब उन्होंने प्रमुख साईं महाराज को बताई कि स्वामी ये डिजाइन है, प्रमुख साईं महाराज को भी अच्छी लगी। प्रमुख साईं महाराज ने बधाई दी, अप्रिशिएट किया।
So this is spiritual leadership. Appreciate your people. Energize them to go forward. आप मिटने वाले नहीं हो, आपकी लीडरशिप मिट नहीं जाएगी, आप चिंता मत करना। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट, नॉट मी। तो कहने की बात यह है कि लोग अपना नहीं सोचते हैं। गुजरात में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हैं और यहां कई बड़े बड़े नेता उनके भतीजे भांजे को टिकट न देना, कोई रिश्तेदारी में टिकट न देना वो निर्णय लिया। तो कल हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के नरेंद्र मोदी जी, उनकी सगी भतीजी को भी कॉर्पोरेशन की टिकट नहीं दी गई। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडरशिप। वरना तो होता है ना, पॉलिटिशियंस होते हैं उनके भतीजे भांजे सब आ जाते हैं अंदर, वंशवाद चालू रहता है। प्रधानमंत्री जी के उनकी सगी भतीजी, उनको भी कॉर्पोरेशन की टिकट नहीं मिली। तो कहने की बात यह है कि इस प्रकार के लोग जो लीडर्स होते हैं, मैंने प्रमुख स्वामी महाराज की बात की, सचिन तेंदुलकर की बात की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की, ये लोग संस्था को देखते हैं, एक आदर्श सिस्टम डेवलप हो, एक न्यूट्रल सिस्टम डेवलप हो, वो दृष्टि रखते हैं। ऐसे बड़े जो लीडर्स होते हैं वे कभी अपना प्रथम नहीं सोचते हैं, स्वार्थ तो कभी होता ही नहीं है। सो पीपल फर्स्ट। रतन टाटा के बारे में अभी आपने एक प्रसंग 1 महीने पहले सुना होगा कि पुणे में उनके एक एक्स एम्प्लॉय थे, 2 साल से वे बेड रिडन थे, बीमार थे। आपने ये प्रसंग शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। रतन टाटा एट द एज ऑफ 83 he traveled from Mumbai to Pune and visited the ex-employee's house at Friends Colony in Pune. पॉपुलर एड्रेस है फ्रेंड्स कॉलोनी इन पुणे। वहां गए, परिवार के साथ बैठे, उनके परिवारजनों के साथ नाश्ता किया, चाय पी, कंफर्ट सभी को दिया। करीबन 45 मिनट्स तो 1 घंटा रुके और वापस रोड से मुंबई आ गए एट द एज ऑफ 83। व्हाट अ केयरिंग पर्सन। एक एम्प्लॉई जो उनके साथ काम करते थे, मतलब एक तनख्वाह लेने वाले एम्प्लॉय थे, which is one among the lakhs that Tata has. लेकिन ये दरिया दिली, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पहली बात ये होती है कि पीपल फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, नॉट मी। ये सिद्धांत हमेशा रखना। देखो, बिल गेट्स ने भी अपना जो पुस्तक लिखा है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अपॉन दिस अर्थ, पुस्तक का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। उस पुस्तक मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवन चरित्र है, उनका खुद ने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस इज बेसिकली 3 थिंग्स। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन, सेकंड, इंटेंस हार्ड वर्क, और तीसरी बात ये लिखी है जिसको हम स्पिरिचुअल लीडरशिप बोल रहे हैं। क्या लिखा है? एग्जैक्ट वर्ड्स में बोल रहा हूं, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। अन्य के विचार को स्वीकार करना, अन्य के विचार को महत्व देना। कोई अच्छा विचार हो तो वो पकड़ लेना। आप ये मत मानना कि मैं मेरा टीम लीडर हूं तो सब अच्छे विचार मुझे ही आते हैं, ऐसा नहीं होता है। छोटे लोगों को भी अच्छे विचार आते हैं। Because you are educated, because you have an academic qualification, because you have an experience, because you have connectivity and know-how, that doesn't mean all the best thoughts should come to you. ये T20 का विचार जिसकी वजह से क्रिकेट में पैसे 20 गुने और 50 गुने हो गए, वो विचार आईसीसी में लंदन में एक 3rd डिग्री एम्प्लॉय, मतलब एक क्लर्क को आया था कि फुटबॉल में इतने पैसे, क्रिकेट में क्यों नहीं आ सकते? गेम छोटी कर दो, 20-20 ओवर की कर दो। जब उसके बॉस ने उसने अपने बॉस को बताया तो उस बॉस ने क्या कहा? आर यू मैड? पागल हो गया क्या? चल भाग, भगा दिया उसको। उन्होंने बोला सब पैसे लाना है ना क्रिकेट में, फुटबॉल जितने पैसे लाना है क्रिकेट में 2020 कर दो। और एक्सपेरिमेंट किया तो आज हम देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट किया तो आप देख सकते हैं कि T20 कितना पैसे लेके आई
और सभी कोई धनाढ्य बने, सभी कोई की वृद्धि समृद्धि हुई। कहने की बात यह है, पीपल फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, नॉट मी, ये प्रथम बात। दूसरी बात है स्पिरिचुअल लीडरशिप में, वे लीडर्स कभी नीति नियम सिद्धांत एथिक्स नॉर्म्स और डिसिप्लिन से विचलित नहीं होते हैं। डोंट कॉम्प्रोमाइज, रीति नीति से कॉम्प्रोमाइज करना, सिद्धांत से कभी मत करना। फाउंडेशंस आर फाउंडेशंस, यू कांट प्ले विद इट। फाउंडेशन के बाद एक मंजिला कम लिया, एक मंजिला एक स्टोरी ज्यादा लिया, कम लिया, वो बात ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इमारत खड़ी रहती है स्टॉर्म्स के सामने, साइक्लोन्स के सामने। लेकिन फाउंडेशन अगर जरा वीक हो, कमजोर हो, तो कोई ना कोई दिन जरूर तकलीफ आ सकती है। मेक योर फाउंडेशन स्ट्रांग by your strong beliefs in ethics, norms and disciplines. ये बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड में वनडे इंटरनेशनल चल रही थी भारत और इंग्लैंड के बीच, और इंग्लैंड का स्टार बैट्समैन इयान बेल बैटिंग कर रहे थे। तो कोई वजह से उसको आउट डिसीजन अंपायर ने दिया, वे चलने लगे पेविलियन की ओर। सचिन तेंदुलकर दौड़े और एमएस धोनी को कहा कि इयान बेल नॉट आउट है, उसको वापस बुलाना चाहिए। और क्रिकेट में एक शिरस्ता है कि ऑपोजिशन टीम का कैप्टन रिक्वेस्ट कर सकता है कि वी फील, अंपायर ने डिसीजन तो दे दिया है शायद आउट का, लेकिन अपोजिशन टीम का एक मतलब कैप्टन अंपायर को जाके कहे कि हमको ऐसा लगता है कि वो नॉट आउट है, तो आप उसको वापस बुलाए। तो एक मानवता की दृष्टि से, एक स्पिरिट की दृष्टि से, स्पिरिट ऑफ द गेम, उस दृष्टि से बैट्समैन को वापस बुलाया जाता है। सचिन ने दौड़ के एमएस धोनी को कहा कि इयान बेल मुझे लगता है नॉट आउट है, हमें उसको वापस बुलाना चाहिए। धोनी ने भी सचिन की ये बात मानी, एक सीनियर के रूप में एक विजडम फिल्ड डिसीजन था, और इयान बेल को वापस बुलाया। व्हाट अ स्पिरिट! क्या स्पिरिट से ये लोग खेलते हैं, क्या स्पिरिट से ये लोग काम करते हैं। रतन टाटा ने अभी एक कॉन्वोकेशन डे में एक बहुत अच्छी स्पीच दी है। मतलब अभी, मतलब 2-3 साल पहले। दीपक जी, आपको अगर अनुकूल हो तो अभी तो कल शाम तक आपका सेशन है, तो इस सेशन में रतन जी की स्पीच बहुत शॉर्ट है, तो आप शायद बजा सकते हो कोई सेशन में। एक कॉन्वोकेशन डे में एक बी स्कूल में उन्होंने स्पीच दी, उसमें बहुत अच्छी बात की कि हमारे टाटा में कल्चर क्या है। तो वी कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल who serve here at Tata and improving the quality of life of the communities we serve. तो उन्होंने ये 20 स्कूल के ग्रेजुएट्स तो फ्रेश एमबीए हो रहे थे, और कल जाके सुबह में वे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले थे, उन सभी को ये सीख दी अपने अनुभव से। रतन जी ने कहा कि डोंट मेजर योर सक्सेस बाय द वॉल्यूम ऑफ योर बैंक अकाउंट, डोंट मेजर योर सक्सेस by the number of people you are connected with. Don't measure your success by the achievements of your projects. Don't measure your success by the name and fame you get at your workplace. Don't measure your success by the amount of luxuries that you earn and enjoy. But, अब ध्यान से सुनना, but रतन जी बोल रहे हैं अपने अनुभव से, but measure your success by the number of lives that you have improved in your journey upon this earth. This is spiritual leadership. कितने लोगों को आपने जीवन में अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे वर्तन सिखाए, ताकि उसके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, जाहिर जीवन में, शायद राजकीय जीवन में वे एक अच्छे व्यक्ति बन के समाज के बीच खड़े रहें और समाज को उपयोगी बनाएं। So count your success on the number of lives that you have improved in your journey upon this earth. 70-80 साल की हमारी जर्नी है इस पृथ्वी पे, 78 इयर्स की ये गेम मामला है। कितने जीवन को आपने उन्नत किए, दैट इज योर सक्सेस। तो ये स्पिरिचुअल लीडरशिप की बात आती है कि दे रिमेन वेडेड टू एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। दे रिमेन वेडेड। कई बार मैं आप जैसे प्रोफेशनल्स को बात करता हूं, हंसते हंसते करता हूं कि आपको जीवन में 2 शादी करनी चाहिए,
एक शादी तो आपने अपने स्पाउस के साथ की है, दूसरी शादी आपको सिद्धांतों के साथ करनी है, नीति नियम के साथ करनी है, ऑनेस्टी है, वेलफेयर है, सुहृदभाव है, जो एथिक्स हैं, सच के साथ शादी। तो एक स्पाउस के साथ शादी किया, अब सच के साथ भी शादी करना। यू कांट बिट्रे योर स्पाउस, यू कांट बिट्रे द ट्रूथ। तो आपकी तरक्की होती रहेगी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। तीसरी एक अच्छी बात है, जो स्पिरिचुअल लीडर होता है ना, वो हमेशा कोई भी प्रसंग बना, घटना बनी, तकलीफ आई, उसमें पहला प्रश्न ये पूछता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। हम तो ये सोचते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विथ माय टीम। यार मैंने तो अच्छा उपदेश दिया था, अच्छी बात सिखाई थी, प्लानिंग करके दिया था, सिर्फ उनको एग्जीक्यूशन करना था, एग्जीक्यूशन भी सिखा दिया था, ट्रेनिंग भी दे दी थी, अब वो लोग रिजल्ट ना लाए तो दे आर रॉन्ग। नो, वो भी एनालाइज करना है, जो मैं ये बोला वो भी एनालाइज करना है, वो प्रैक्टिकल्स है और प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन स्पिरिचुअल लीडर प्रथम क्या प्रश्न पूछता है कि ये रिजल्ट नहीं आया तो इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी। वो प्रथम विचार करता है। दूसरा फिर ये भी विचार करना है, वो प्रोफेशनलिज्म है, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ माय टीम, समथिंग रॉन्ग विथ द एग्जीक्यूशन, समथिंग रॉन्ग विथ द हैपनिंग, नेटवर्क सिस्टम, गलती कहां है, तकलीफ कहां है, वो भी देखना है, वो प्रोफेशनलिज्म है और करना ही है, वो जरूरी है, तो ही इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन प्रथम ये प्रश्न पूछना, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी, मेरे लीडरशिप में कोई कमी है। The moment you feel that you are responsible for the smallest happening in your organization, in your work system, you will start progress. मैं फिर से ये बात बहुत अगत्य की है, इसलिए दोहराना चाहता हूं। The moment you feel as a leader, you feel that I am responsible for the smallest thing happening in my institute, in my organization. वो responsibility आप लेंगे, that is called spiritual responsibility. Then you will start growing. Not just as a professional, but as a human being and a spiritual leader and then a legend. As simple as that. और अगर कोई आपकी खामी बताए तो स्वीकार कर लेना। छोटे से छोटा व्यक्ति आपको कुछ कहे कि सर, तो आप स्वीकार कर लेना। सचिन तेंदुलकर ने अपना जीवन चरित्र लिखा है, टाइटल है बुक का प्लेइंग इट माय वे। इसी पैंडेमिक के दौरान मैंने ये जीवन चरित्र पढ़ा। आई एम सो इम्प्रेस्ड। सचिन तेंदुलकर के जीवन चरित्र का नाम है प्लेइंग इट माय वे। एक प्रसंग उन्होंने लिखा है जो पूरे पुस्तक में से मुझसे सबसे ज्यादा वो स्पर्श हो गया हृदय में। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि एक बार मैं चेन्नई में था, मतलब मैच चल रही थी, होटल पे थे और शाम का भोजन चल रहा था, डिनर। जो वेटर परोसने के लिए आया, उस वेटर ने सचिन को कहा परोसने के बाद कि सर, आई हैव अ स्मॉल सजेशन फॉर यू। आपके लिए मुझे एक सजेशन है, आपकी गेम के लिए। तो इफ यू परमिट, आई वांट टू टेल यू। सचिन ने इमीडिएटली विद अ स्माइल ऑन हिज फेस कहा यस प्लीज। और वो वेटर ने ये कहा कि आप जब खेलते हो, सचिन राइट हैंडेड बैट्समैन थे, तो लेफ्ट एल्बो पे एल्बो गार्ड पहनते हैं, जो बाहर का हाथ होता है उसमें एल्बो गार्ड पहनते हैं ना यहाँ पे। तो राइट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट हैंड पे पूरा एल्बो गार्ड पहनते हैं। पेस बॉलिंग में अगर यहाँ बॉल लगे हाथ पे एल्बो पे तो राइज होके बाउंसर लगे तो तकलीफ ना आए, इसलिए एल्बो गार्ड पहनते हैं। ये वेटर ने सचिन को कहा कि आपको अपने एल्बो गार्ड की थोड़ा पोजीशनिंग ठीक करनी है, थोड़ी साइज अगर आप ठीक करें तो आप जो पुल शॉट खेलते हो ऑन दी ऑन साइड, शॉर्ट पिच डिलीवरी में, मिडल पिच डिलीवरी में जो ऑन साइड में पुल शॉट खेलते हो, स्क्वायर लेग या डीप फाइन लेग पे से, उसमें आपको थोड़े बैट स्विंग करने में तकलीफ पड़ती है। वो एल्बो गार्ड की साइज और पोजीशन आप अगर थोड़ा ठीक करो ना, तो आपका पुल शॉट अच्छा लगेगा।
सचिन ने लिखा है जीवन चरित्र में कि मुझे तब भी ये रियलाइज हुआ कि ही इज राइट। और सचिन ने उसी वक्त उस वेटर को कहा कि यू आर राइट एंड यू आर 100% राइट, मैं ये सुधार करूंगा। और सचिन ने ये सुधार किया। सुधार करने के बाद उनके पुल शॉट्स जो ऑन साइड पे खेलते हैं शॉर्ट पिच डिलीवरी में, वो ज्यादा अच्छे आने लगे। सचिन ने वो चेन्नई के होटल के वेटर को अप्रिशिएट किया, उसका ये प्रसंग अपने जीवन चरित्र में लिखा और उसको एक बड़ा तोहफा भी दिया, अपनी टी शर्ट भी साइन करके दी एज अ जेस्चर, एज अ थैंक यू जेस्चर। तो ऐसे महान लोग होते ही उस वक्त सचिन की ऑलरेडी 75 इंटरनेशनल टर्न्स हो गई थी। 75 इंटरनेशनल टर्न्स होने के बाद एक वेटर के पास से आप सजेशन ले सकते हो और स्वीकार कर सकते हो और परिवर्तन ला सकते हो। क्या महानता है। तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअल लीडर होता है वो अपने आप में जो कमजोरी होती है, अपने आप में कोई शायद तकलीफ है, उसके पे उसकी नजर पहले रहती है। वेयर आई नीड टू इंप्रूव, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने ये आदत देखी थी। 1400 इंस्टीट्यूट्स बनाए। अभी अमेरिका में 265 एकड़ पे रॉबिन्स विले में दिल्ली जैसा बड़ा अक्षरधाम बन रहा है। 2022 में अगस्त में हमारे गुरुवारी महंत स्वामी महाराज ओपनिंग करेंगे। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में कैंपस बन रहा है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। और आपको जान के आनंद होगा कि अबुधाबी के शेख जैयद ने दुबई अबुधाबी एक्सप्रेसवे पे बीएपीएस हम संस्था को 27 एकड़ जमीन दी कि वहां अक्षरधाम तुल्य कैंपस में वहां फाउंडेशन तक तो काम आ गया है। अभी उसकी वीडियो वायरल हुई थी एक हफ्ते 10 दिन पहले, तो आपने देखी होगी। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रमुख स्वामी महाराज ने कई बार हम जैसे छोटे संतों, उनके दीक्षित संत, उनके पास अगर कोई अच्छा सजेशन हो वो प्रेम से स्वीकार किया है और उस पर काम भी किया है। तो स्पिरिचुअल लीडर ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर आई नीड टू इंप्रूव, वेयर आई नीड टू मेक अ स्मॉल चेंज, वेयर आई नीड टू एक्सेप्ट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, देन कम्स asking of responsibilities from my team, from my colleagues. मतलब फिर से एक बार कंक्लूजन में बोलना चाहूंगा इस मुद्दे पे कि जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, he considers himself to be fully responsible for the smallest thing happening in his life and his organization, and is ready to make a change in himself even if it is a suggestion from a very small person. तो आपका ग्रो होगा। फोर्ड कंपनी ने एसयूवी बनाई, बना के बाहर लाने, फैक्ट्री में से बाहर लानी थी, तो उसका हुड है वो ऊपर के पैरापेट को, वॉल को टच हो रहा था, इसलिए बाहर नहीं निकल रही थी। तो सभी इंजीनियर्स 8-10 इकट्ठे हो गए और सभी ने ये सोचा कि थोड़ी दीवार ऊपर से तोड़ दे तो ही ये गाड़ी फैक्ट्री में से रोल आउट होगी, फर्स्ट पीस, फर्स्ट मॉडल रोल आउट होगी। तो तोड़ने की सोच रहे थे, तो ही बाहर निकलेगी। दूर एक गेट कीपर जो खड़ा था उसने आके कहा कि सर इफ यू डोंट माइंड आई हैव अ सजेशन, मैं कर सकता हूँ उसमें कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर खड़े थे सभी, उसके बीच में गेट कीपर को बोलना। इंजीनियर ने बोला बोल। उसने कहा कि गाड़ी के 4 व्हील की हवा आप निकाल दो तो 3 इंच बैठ जाएगी, बाहर निकल आएगी, फिर हवा भर देना, दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं है। 10 इंजीनियर खड़े रहे। माय गॉड व्हाट अ सजेशन। तो ये कहना चाहता हूं कि छोटे लोगों को सुनो। मैंने आपको T20 का उदाहरण दिया, वो क्लर्क लेवल का ऑफिस, क्लर्क लेवल के व्यक्ति ने सजेशन किया था। ये चेन्नई के वेटर ने सचिन को सजेशन किया था। ये फोर्ड कंपनी के एसयूवी के लिए गेट कीपर ने सजेशन किया था। तो ये सेशन के बाद अगर आप इतना सोच लो कि मैं मेरा ईगो थोड़ा कम कर दूंगा कि मुझे तो इंश्योरेंस का 30 साल का अनुभव है, मैंने तो इतने काम किए हैं, तो सभी अच्छे विचार मेरे ही हैं, ये छोटे लोगों को सुनने नहीं, छोटे लोगों को अनुभव नहीं है, और वो कुछ अगर बोलना चाहे तो आप ये कहेंगे कि अरे यार तेरा कोई अनुभव नहीं है, तू 1 साल से 5 साल से यहाँ, मैं 35 साल से बैठा हूँ इधर, क्या मुझे पता नहीं चलता है? कभी ऐसा मत बोलना। एनीबडी, a smallest person comes to you and sir I have a small suggestion, उस वक्त स्मिथ से, प्रेम से, स्माइल देके यस प्लीज, यस प्लीज हैव योर सीट, बिठाना उसको प्रेम से अपने ऑफिस में। गेट कीपर को भी बिठाना, प्लम्बर को भी बिठाना, अगर वो सजेशन लेके आए तो। आपको इंप्रूव होना है ना, तरक्की करनी है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक अच्छी बात है स्पिरिचुअल
लीडरशिप में मैंने जो कहा कि वर्क अगेंस्ट द कन्वेंशन, एक मान्यता, एक ढांचा के विरुद्ध जाके भी काम कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज को कई लोगों ने बताया कि दिल्ली जैसे शहर में यमुना के किनारे 110 एकड़ पे ये अक्षरधाम बनाना, पत्थर का काम 5 साल में पूरा करना, बड़े बड़े जो सोमपुरा से जो डिजाइन करते हैं इस प्रकार के प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा कि स्वामी ये प्रोजेक्ट को तो 35 साल लगेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा 5 साल में पूरा करना ही है। तो सबने कहा इतने कारीगर ही नहीं है पृथ्वी, मतलब भारत में मैक्सिमम आपको 2000 कारीगर मिल सकते हैं। राजस्थान और इस सभी के जो कारीगर स्टोन पे काम करते हैं ना, स्टोन आर्टिसंस जिसको बोलते हैं, वो मैक्सिमम 2000 मिल सकते हैं, क्योंकि अन्य भी छोटे मोटे मंदिर के पत्थर के काम चलते रहते हैं भारत में, अन्य संप्रदायों के भी, तो कॉन्ट्रैक्ट में वहां चले गए होंगे। 2000 से ज्यादा आपको नहीं मिल सकते, और 2000 काम करेंगे तो आपको 35 साल लगेंगे। प्रमुख स्वामी ने कहा कि मुझे 5 साल में पूरा करना ही है, उसके लिए क्या करें। सी स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं ना, वो एक बात तय करते हैं ना, तो दे कैन वर्क अगेंस्ट द कन्वेंशन, एक मान्यता, एक ढांचा के विरुद्ध जाके भी वे काम कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि ये 2000 को इकट्ठा करो। इकट्ठे किए, हमारे संत गांव गांव गए राजस्थान और उड़ीसा में, और पता है क्या किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि आप उनको पूछो कि आपके रिश्तेदारी में आपका भांजा, भतीजा, भाई, पिताजी कोई हो जिसको काम अभी नहीं है, और कोई सामान्य दुकान चलाते हो गांव में, या कुछ खेती का काम करते हो, कोई किसी के खेत में खेत मजदूर में जाके काम करते हो, उन सबको इकट्ठा करो। और उनके उनके ब्लड में तो ये स्किल पड़ी हुई है, उनके ब्लड में तो ये स्किल पड़ी हुई है। अगर 6 महीने से साल, 2 साल, 5 साल से काम नहीं किया तो हम उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, पत्थर हम देंगे, वो ट्रेन करें, दुकान चलाएंगे या खेत मजदूर के रूप में जाएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे यहाँ उसको। तो इस प्रकार के इकट्ठे करते करते सोमपुरा ने बताया था कि अगर 7000 कारीगर आपको मिल जाए तो 5 साल में पूरा हो सकता है। तो ऐसे उनके रिश्तेदारी में, मतलब सब कारीगर के रिश्तेदारी में, संत ने घर घर जाके इन सबको ढूंढे, सबको 6 महीने तक हमने पत्थर और पैसे देके उसको फिर से आर्ट रिवाइव की, मतलब प्रैक्टिस करवाई, और 7000 कारीगर ने 5 साल काम करके अक्षरधाम पूरा किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट की प्रमुख स्वामी महाराज ने, आर्ट रिवाइव की, कल्चर रिवाइव किया, उनका ट्रेडिशन रिवाइव किया, और एक स्टोन आर्ट आर्टिसन की एक आर्ट है वो जिंदा रखी हजारों के जीवन में। तो स्पिरिचुअल लीडर ये होता है कि ही कैन वर्क अगेंस्ट द कन्वेंशन, क्योंकि एक दूरंदेशी उसमें आ जाती है कि नहीं, एक बार ये तय किया है तो ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेट्स स्प्रेड आउट, लेट्स क्रिएट, लेट्स एंगेज पीपल, लेट्स गेट मोर इनटू कनेक्टिविटी। ये प्रकार की सोच से काम करना। अरे यार मैं कई बार आप लोग क्या कहते हो पता है, इंश्योरेंस वाले, अरे यार मैं अकेला हूं, कितना दौड़ू। अकेले क्यों? मेक पीपल ज्वाइन यू, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक बहुत बड़ी समझदारी होती है, जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनके जीवन में ये बात पाई जाती है। मेरा समय पूरा हुआ है, 10 बजे तक मुझे बोला था, हम तो आगे बोल सकते हैं, लेकिन एक वेबिनार है, एक यहाँ टाइम स्लॉट्स तय हुए हैं, इसलिए ये थोड़ी बातें थी, लेकिन अंतिम 2 मिनट में ये बात करना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल लीडर हमेशा मेडिटेशन से अपना मन शांत रखते हैं, कॉन्क्रीट और स्पष्ट विचारधारा से अपने संकल्प, अपने विचार को नियंत्रण में रखते हैं, और नित्य प्रभु स्मरण से और प्रार्थना से भगवान के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो एक सुपर चार्जिंग उनका चालू रहता है, सुपर चार्जिंग, और एक सुपर इंस्पिरेशन हमेशा चालू रहता है। अगेन आई रिपीट, स्पिरिचुअल लीडर्स वो मेडिटेशन से अपने मन की भावनाओं और संकल्पों को नियंत्रण में रखते हैं, शांत रखते हैं। एक स्थिर विचारधारा से वे अपने विचार पे नियंत्रण रखते हैं, और भगवान के साथ जुड़े हुए होते हैं नाम स्मरण से, प्रार्थना से। तो वो एक सुपर चार्जिंग में हमेशा रहते हैं। स्टीफन कॉवी जो सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध, जो सबसे ज्यादा मैनेजमेंट पुस्तक प्रसिद्ध हुई है वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं 3000 सक्सेसफुल लोगों को मिला, उनके जीवन में ये 7 आदतें कॉमन मैंने देखी। उसमें 7वीं आदत ये थी
they used to connect with their creator, the God, every day through prayers. मतलब ये लोग रोज भगवान को प्रार्थना करते थे। सुबह की प्रार्थना और नाम स्मरण इंस्पिरेशन के लिए है, शाम की प्रार्थना और नाम स्मरण डिस्ट्रेसिंग के लिए है, डिटॉक्सिफाइंग के लिए है, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ी बातें थी स्पिरिचुअल लीडरशिप में। प्रथम मैंने 8 बात बताई, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के मुद्दे बताए, फिर थोड़ी प्रैक्टिकल बातें की। तो हम आज प्रार्थना करते हैं कि IOE के ये वेबिनार में 16th इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो जर्नी टू द टॉप थीम से हम लोग ये पूरे 3 दिन का समारंभ कर रहे हैं, उसमें जो कुछ सब लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सभी को ऐसी अच्छी प्रेरणाएं पूरे दिन तक मिलने वाली है। कल मिली पूरे दिन, आज मिलेगी, कल मिलेगी। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान स्वामीनारायण को, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के जीवन में, कि आप सभी के हृदय में इस प्रकार के सद्गुण है, वे सब सद्गुण ज्यादा खिल उठे। आप सभी के मन में इस प्रकार के शुद्ध विचार हैं, वो ज्यादा खिल उठे, और आपकी वजह से ये पूरे भारत में सभी लोग इंश्योर्ड हो। क्योंकि अभी तो नए बजट में इंश्योरेंस में तो FDI बहुत तगड़ा ओपन किया है सरकार ने, तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ेगी, पैसे भी ज्यादा आएंगे, फॉरेन प्लेयर्स भी ज्यादा आएंगे, तो बड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड है आपका। लेकिन पूरे भारत को इंश्योर करना है आपको, आपकी जिम्मेदारी है। आप उनकी फिजिकल लाइफ इंश्योर करें, हमारी जिम्मेदारी है उनकी स्पिरिचुअल लाइफ इंश्योर करें। हम अपना काम कर रहे हैं, जो अभी हमने किया 1 घंटे तक, अब भी अपना काम करते हैं और अच्छी तरह से ही कर पाएंगे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी once again. Thank you, my good friend Deepak Bhai Joshi, for inviting me for this webinar, and my all prayers for all of you. Thank you.